हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ईएमआई भी बोलते हैं, इसको करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो के अंदर आपको अगर कोई चीज़, ऐसा कोई पार्ट जो आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। आपका फिजिक्स सर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था मैंने। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ठीक है, और उसके कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ईएमआई से। ईएमआई क्या था? देखो, नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट से, और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, जनरेट करना। मतलब मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने बताया, क्या था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले की, तो पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांचेस थी फिजिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अलग होती थी, मैग्नेटिज्म अलग होती थी। जैसा कि शायद मैंने पहले भी बताया था कि एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको बोला जाता है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस चैप्टर, शायद इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। करंट से एक मैग्नेट आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसी के बिल्कुल अपोजिट माइकल फैराडे ने सोचा। उसने क्या सोचा कि अगर करंट से मैग्नेट बना सकते हैं तो क्या मैग्नेट से आप वापस करंट नहीं बना सकते, ठीक है। और उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। एक मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये देन है माइकल फैराडे की, ठीक है। माइकल फैराडे के बारे में आपको बता दूं मैं, माइकल जो फैराडे थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और अगर मैं इनकी बायोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे एक फेवरेट साइंटिस्ट के अंदर, जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें से मेरे फेवरेट साइंटिस्ट भी रहे हैं ये माइकल फैराडे। जैसे भी अब आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपसे भी कोई पूछे कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, फिजिसिस्ट कौन है आपका फेवरेट, तो आप ज़्यादातर किसका नाम आप लेते हैं? न्यूटन का नाम ले लिया, आइंस्टीन का नाम ले लिया। तो वैसे आइंस्टीन मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। तो वैसे माइकल मेरे सारे फेवरेट हैं यार, ठीक है। तो अपने आप के अंदर देखो, अपन ज़्यादातर नाम इन्हीं का लेते हैं ना, कि न्यूटन मेरा फेवरेट है, आइंस्टीन मेरा फेवरेट है। तो ऐसे ही इनके जैसा ही एक माइंड ब्लोइंग पर्सन थे माइकल फैराडे, जिसने पूरी हिस्ट्री फिजिक्स की बदल दी, ठीक है। वो क्या सिस्टम था माइकल फैराडे का? तो माइकल फैराडे बेटे क्या थे, एक बड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनकी कोई बेसिक एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। थोड़ा बहुत स्कूल में गए थे और इसके बारे में बोला जाता कि ये 13 ईयर तक ही सिर्फ स्कूल गए थे। जब ये 13 साल के थे उसके बाद ये स्कूल से हट गए, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, कंडीशन जो थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, ठीक है। तो माइकल फैराडे जो थे, अपनी फादर के वर्क करने के साथ साथ, उनके काम करवाने के साथ साथ, जो ये थे बुक बाइंडिंग का काम करते थे, ठीक है। एक फैक्ट्री के अंदर लगे हुए थे और बुक बाइंडिंग का काम करते थे। ये बुक बाइंडिंग करने के लिए जैसे इनके पास बुक आती थी, तो कोई इनको पढ़ने का बड़ा शौक था, ठीक है। जैसे इनके पास बुक आती थी तो ये दिन में तो बाइंड करते और रात को उस बुक्स को पढ़ते थे, ठीक है। ऑब्वियसली ना, कि जिस बात का शौक होता है पढ़ने का, तो वो चीज़ें अपने आप ही समझ में आनी शुरू होती है, आपको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इनको पढ़ने का बड़ा शौक था माइकल फैराडे को। तो बाय चांस क्या हुआ कि एक दिन इनके किसी फ्रेंड से इन्हें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेम्फ्रे डेवी,
क्या था नाम था, हेम्फ्रे डेवी। वो भी एक साइंटिस्ट थे, हेम्फ्रे डेवी। तो उनका एक साइंस शो होता था डेवी का, तो इनको उस शो की टिकट मिल जाती है। ठीक है, डेवी के शो की। तो जैसे ही वो शो के अंदर जाते हैं तो जो जो बातें डेवी ने वहाँ पर अपने शो के अंदर समझाई बताई, उन सभी बातों को ये बड़े अच्छे से नोट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं बातों की नोट करके एक बुक, मतलब काम तो था ही इनका प्रिंटिंग वगैरह का, बाइंडिंग वगैरह का, जिस फैक्ट्री में लगा हुआ था, तो सारी A to Z सारी बातें ये लिख देता है उसको, और एक बुक बना के डेवी को जो ये पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब डेवी के पास वो पोस्ट जाती है, ठीक है, तो डेवी देखता है कि भाई बंदे ने तो बड़े एक एक मेरी एक एक बात को लिख दी है, दमदार तो है। ठीक है, तो क्या होता है कि डेवी उसे कुछ टाइम बाद डेवी उसे यूनिवर्सिटी अपने पास बुला लेता है। ठीक है, और अपना असिस्टेंट रख लेता है माइकल फैराडे को। ठीक है, और जब माइकल फैराडे आ गया फिर लैब में, उसे और क्या चाहिए था, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना वो शुरू कर देते। जो जो उसके दिमाग के अंदर उसने थियोरेटिकली समझा था उसको उसने करना शुरू कर दिया अपनी लैब के अंदर। ठीक है, और वहीं से ही उन्होंने फिनोमेना बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उनकी रिसर्च चली, ये उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल इस रिसर्च के ऊपर लगा दिए और फाइनली कामयाब होकर दिखाए। ठीक है, आज हम जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का अब आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसकी देन है, फैराडे की देन है। ठीक है, एक और भी यहाँ पर बात, साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था जोसेफ हेनरी। जब माइकल फैराडे ने ये बातें बताई तो उसी टाइम यूएसए के अंदर एक और साइंटिस्ट भी थे, जोसेफ हेनरी, उन्होंने भी यही बातें बताई थी। उन्होंने सर्कुलर कॉइल के ऊपर बता दिया था सारी बातें यही। ठीक है, तो दोनों ने ही जो सेम फिनोमेना बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम माना जाता है वो माइकल फैराडे का माना जाता है। ठीक है, कि EMI माइकल फैराडे की देन है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बाद। माइकल फैराडे कौन थे? देखो, इतना दिल के अंदर वो होनी चाहिए इच्छा, है ना, कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो सारा कुछ ही हो जाता है ना। तो एक ऐसा बंदा यार जो बड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, तो इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं बन सकता, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, बस बुरे कामों से बचो और ठीक है करते जाओ सारी कार्रवाई। ठीक है, अच्छा अब करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? शॉर्ट फॉर्म में के अंदर इसको बोलते हैं EMI। ठीक है, अच्छा इस टर्म को समझने से पहले ना मैं आपको एक और टर्म समझाऊंगा छोटी सी। वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके 10th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने नहीं किया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, और बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया। भी किसी एरिया में से, यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया में से, मान लो ये मेरे पास यूनिट एरिया है। ठीक है, इस यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 कर रही हैं तो मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स 5। 10 करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स 10। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैं इस लाइन को बोलने की बजाय कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, इतनी ज़्यादा लाइन बोलने की बजाय मैं एक छोटा सा वर्ड यूज करता हूं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग normally
through a unit area, the number of magnetic field line passing normally through a unit area is known as magnetic flux. ठीक है, इसका फॉर्मूला जो रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई बी लिखो ना लिखो आप, मर्जी है, लेकिन नोटेशन रहती है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू होता है बेटे, देखो 10th लेवल तक का अगर मैं कहूँ तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। बी क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। ए इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अब आपको क्या बोलूँ मैं, आप जनरल एरिया समझ लो। ठीक है, ए इज द एरिया। ठीक है, फाई बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए कोस थीटा इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब एक चीज समझना यहां पर कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ये क्या होती है, जब भी आप देखो ना कोस थीटा जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपने 9th के अंदर भी किया ना, स्केलर क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो उनको स्केलर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जिसके साथ कोस लगा होता है ना, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, और साइन वाली जो टर्म होती है उनको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके है नहीं सिलेबस के अंदर इतना ज़्यादा ये डिटेल के अंदर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल थ्रू द यूनिट एरिया। ठीक है, चलो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको इन सारी चीज़ों की बताने की। ठीक है, और एसआई यूनिट इसका क्या रहता है, एसआई यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट यहाँ से भी आप इसके फॉर्मूला से बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एक और यूनिट भी रहता है, वेबर। क्या, वेबर। ठीक है, समझ गए, ऐसा यूनिट क्या रहता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। ठीक है, अभी 10th लेवल के अंदर तो शायद ये नहीं है सीजीएस यूनिट्स वगैरह इनके, वैसे इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। अभी आपके शायद 10th लेवल तक का तो नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि ऐसा सीजीएस यूनिट, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, जैसे ही आप +1 के अंदर जाओगे, अगर साइंस स्ट्रीम के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप जाते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें, सारा सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम, एफकेएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, इनके बारे, सभी के बारे में तब आप सीखोगे। ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो और अपनी शरण में आते हो तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। ठीक है, सारी चीज़ें। तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी इसमें से पास कर रही हैं। क्लियर है। अब चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में, और कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, कि जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मतलब फाई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं। अभी आपने देखा ना, बार मैग्नेट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होती जाएंगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले उसके दूर से निकल रही थी, अब वो क्या हो जाएंगी, उसके पास हो जाएंगी, और पास होंगी तो क्या होगा कि जिस एरिया में से पहले 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, अब उसी एरिया में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या हो गया, चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। सेकंड थिंग, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की को कांस्टेंट रख दूं और एरिया को मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। मान लो पहले मैंने इतनी सी प्लेट ली, अब अगर मैं प्लेट का साइज इंक्रीज कर दूं, भी ये प्लेट ले ली मैंने,
तो अब जो आसपास और भी जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो भी उस एरिया में से पास करना शुरू कर देंगी, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गई तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात। तो सिंपल से एक बात याद रखो आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना। क्लियर है ये बात, ठीक है। क्योंकि इस टर्म को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे वाला जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो सारा इसी के चारों तरफ घूमता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए कर दो इरेज, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है साथ साथ। अच्छा, अब मैं आता हूं फैराडे के EMI के ऊपर। आई होप कि आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता चल गया होगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और कैसे कर रही हैं, नॉर्मल कर रही हैं, ऐसे एरिया के कैसे चल रही हैं, नॉर्मल, ठीक है। जैसे ये मेरे पास बुक है, तो ये मेरे पास बुक है, तो इस बुक में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो इसका जो एरिया ये है यूनिट एरिया, यूनिट एरिया देखो जो वर्ड होता है ना यूनिट, इसका मतलब होता है 1, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब। क्लियर है, यूनिट का मतलब समझ में आया आपको, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल बेसिक बातें भी आपको बताने की, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें बताता रहूँगा तो छोटी अगर बात भी आपको पता ना होगी तो किसी काम का नहीं है। बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपको पता ना हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने का, आगे अल्लाह भरोसे, ठीक है। तो देखते हैं अब EMI क्या था, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटे जो माइकल फैराडे ने अपनी रिसर्च शुरू करी उसको मैं डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। माइकल फैराडे हाँ जी, माइकल फैराडे ने क्या देखा कि ये एक कोयल थी, ठीक है, और इस कोयल के साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ था, ठीक है। और क्या देखा कि यहाँ पर एक मैग्नेट ली उन्होंने, ठीक है। पहला बात, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में तो मैंने आपको बताया, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर काम करता है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इसके बारे में पहली पॉइंट, माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली और उसके पास जाके मैग्नेट को रख दिया, ठीक है। उसका मानना यह था कि शायद मैग्नेट को जब मैं पास लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या देखता है कि जैसे ही उसने मैग्नेट को पास रखा कॉइल के अंदर, तो जो ये निडल है ये इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कोई करंट नहीं बन रहा। तो फैराडे के दिमाग में कुछ नहीं आया, उसने क्या बोला, चलो मैग्नेट को पास लेके चलते हैं। जब वो मैग्नेट को पास लेके आता है तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। तो दिमाग की बत्ती जगी, क्या सोचा उसने कि शायद मैग्नेट को पास लाने से करंट बनता है, तो क्या ना मैं करूं, मैं मैग्नेट को इसके अंदर ही रख दूं, है ना। भी मैं मैग्नेट को क्या करूं, इसके अंदर लाकर ही रख दूं। भी मैग्नेट को पास लाने से अगर करंट बनता है तो क्यों ना मैं इस मैग्नेट को इसके अंदर ही रख दूं, तो करंट बनता रहेगा, है ना। देखो सोचने में तो बंदे ने बहुत कुछ सोचा कि मैग्नेट को पास लाने से करंट बन रहा है, तो चलो मैं पास ही ला देता हूँ, पास ला के उसके अंदर ही रख दिया, ठीक है। तो क्या देखता है कि जैसे उसने अंदर ला के रखी तो गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन,
अब नल डिफ्लेक्शन मतलब होने का कि करंट बनना बंद हो गया। तो पहले क्या था कि जब पास रखी थी तब मैग्नेट करंट नहीं बन रहा था, जब पास को उसके क्या लेके आया, ये मैग्नेट को उसके पास लेके आया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी। उसने सोचा कि पास लाने से करंट बन रहा है तो क्यों ना मैं पास ही ले आऊं, तो उसने ला के उसके अंदर ही रख दिया कोयल के मैग्नेट को। तो क्या देखता है गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई करंट ही नहीं बन रहा वहां पर। तो फिर भी अब तो कोई काम नहीं, चलो मैग्नेट को बाहर निकालें। तो उसने क्या किया, जब मैग्नेट को इस कोयल में से बाहर निकाला तो क्या देखता है वो, कोयल में से मैग्नेट को जब वो बाहर निकालता है इस तरफ लेके जाता है तो क्या देखता है, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगेन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, है ना, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी, बट पहले अगर वो इस तरफ थी तो अब डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो बत्ती घूमी, दिमाग चकराया फैराडे का, क्या बात क्या बात, पास रखने से करंट नहीं बन रहा था, पास लाने से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी, पास ला के रख दी मैंने, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन शो हुई और करंट बना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले इस तरह बन रहा था, अब इस तरह बना। क्या बात है, करंट बना, है ना। तो जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, फिर इनके बारे में लिखवाता हूं मैं। बना लिया, चारों डायग्राम बना डालो, ठीक है। अच्छा अब इनके बारे में लिखवाता हूं मैं, ठीक है। तो लिखिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। फैराडे की ऑब्जर्वेशन, फैराडे की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये, इसका फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी, ठीक है। तो पहली बात क्या थी, व्हेन फैराडे प्लेस a magnet near the coil, the galvanometer shows null deflection, ठीक है, null deflection। सेकेंड पॉइंट, व्हेन, आज मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ बताने वाला हूँ, बोर नहीं करने वाले हम, ठीक है। और सारी चीज़ डिटेल के अंदर बताऊंगा बेटे, ठीक है। समझना, इस फील करना इस कॉन्सेप्ट को, मेरा फेवरेट है यार, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट कम क्लोजर टू द coil, the galvanometer shows deflection, है ना। थर्ड पॉइंट जो यहां डायग्राम बना हुआ था उसके बारे में, ठीक है। when the magnet place inside the coil, the galvano shows null deflection, है ना। और नंबर 4 क्या था, नंबर 4, when magnet, हाँ जी, take out from the coil the galvanometer, या आप शॉर्ट फॉर्म में गैल्वेनो बोल सकते हो, ठीक है। शो डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट ऑर्डर, क्या बात है, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी बट इन अपोजिट ऑर्डर में। तो बात यहाँ पर आई कि करंट बनना शुरू हुआ। अब गैल्वेनोमीटर नहीं, मेरे फैराडे ने, अब फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर बताया। लिख लिया ना भाई, मैंने इरेज कर दिया गलती से, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ, ठीक है। तो क्या हुआ हाँ जी, फैराडे ने क्या बताया इस चीज़ की डिटेल के अंदर, क्या बताया इसके बारे में, क्यों करंट बना, ठीक है। फिर उसने बताया कि इस कॉइल के अंदर ये क्या था, गैल्वेनोमीटर था। जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आता हूं, ठीक है, इस तरफ लेके आता हूं नॉर्थ पोल को, तो क्या होता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है ना, ऐसे घूम के ऐसे जाएंगी साउथ पोल में, ऐसे जाएंगी इधर से साउथ पोल में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। तो जब मैं पास लेके आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। इस कॉइल के अंदर क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। और जब मैं दूर लेके जाता हूं, जब मैं क्या करता हूं, दूर लेके जाता हूं, ठीक है, मतलब नॉर्थ इस तरफ चला गया, साउथ यहाँ है, दूर लेके जाता हूं मैं, तो क्या होता है कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से 4 सपोज कर लेते हैं पास कर रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 ही पास कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ किसमें फिर से चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, पहले 4 कर रही थी अब 2 कर रही है, इट मीन्स फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। भाई कहाँ गिर रहा है, गिरे हुए इंसान, मुझे भी गिरा रहा है। तो किस में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो उससे क्या हुआ, और थर्ड कंडीशन ये भी थी ना कि जब उसने कॉइल के अंदर रख दिया था मैग्नेट को, उस टाइम क्या हुआ था, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। भाई उस टाइम क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अब भी इसमें से ऐसे हो रही है, पास हो रही है नॉर्थ साउथ में से, अब क्या हुआ, ठीक है। फिर उसने एक कहानी सारी डिटेल के अंदर बताई कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि करंट बनना शुरू हो गया। तो उसने बताया डिटेल के अंदर इस बात को, उसने क्या कहा कि कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कॉइल है, ये अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहती है, ये नहीं चाहती है कि इसके अंदर कोई चेंज आए, ठीक है। तो चेंज ना आने के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप पास लेके आते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है, इसको उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करना है कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना लाए वो। तो अपोज करने के लिए क्या करेगी, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी ताकि उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके, ठीक है, जो उसके अंदर चेंज ला रही हैं। तो जब आप पास लेके आते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है, मैं जो आप लेके आ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं अपोज करूंगी इनको, ठीक है। तो क्या करेगी, उसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी कॉइल को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, जब वो खुद मैग्नेट बनेगी, और खुद मैग्नेट कब बनेगी, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। और करंट कब फ्लो करेगा, जब उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर है, फिर से बताते हैं। ये कॉइल है मेरे पास, ये चाहती है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने, तो उसके लिए इसको मैग्नेट बनना पड़ेगा। और ये मैग्नेट कब बनेगी, ये बनेगी जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा, जब इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। तो पहले क्या मूव किए, इलेक्ट्रॉन के मूव से क्या करने से क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक करंट के भी इंड्यूस होने से पहले एक चीज बनती है जिसको ईएमएफ बोला जाता है। समझ में आई ये बात, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोल देते हैं ईएमएफ। देखने में तो क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोर्स होगी, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होती है,
ये कॉइल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कॉइल के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी यार कब फ्लो करते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। तो इस कॉइल के अंदर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है? ईएमएफ सेटअप होती है। और जैसे ईएमएफ सेटअप होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो ये कॉइल क्या होगी? मैग्नेट बन जाएगी। मैग्नेट बनते ही ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगी जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करेंगी। ये फैराडे ने बताया। क्यों करंट बना? क्योंकि उसको अपोज करना था इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब लाके उसके अंदर ही रख दी मैग्नेट। ठीक है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास होनी थी वो तो ऑलरेडी हो गई। ठीक है। अब और तो नहीं, कोई नहीं बन रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही। तो इस केस में उसको फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेगी? फिर नल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अच्छा, अब थर्ड केस में क्या हुआ? जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही थी। और ये क्या चाहती है कि इसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो ये कहती है कि अगर इंक्रीज होंगी तो मैंने इंक्रीज भी नहीं होने देना है, और अगर डिक्रीज होंगी तो मैंने डिक्रीज भी नहीं होने देना है। तो क्या करेगी? उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बना देगी। ये चाहती थी कि अगर चलो ठीक है 5 आएगी हैं तो ठीक है 5 ही रहें, मेरे अंदर चेंज ना हो। लेकिन जब आप दूर लेके जाते हो तो फिर आपने दूर इसके अंदर से कितनी पास हो रही हैं? 2 ही पास हो रही हैं। ये कहते भाई ये तो गलत बात है, अभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। अभी पहले तो तुम 5 लेके आए, मैंने ठीक है चलो ठीक है 5 रहने दो। ठीक है, अब तुम वापिस लेके जा रहे हो 2, तो मैं तो 3 और बनाऊंगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये क्या करेगी? अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में बनाएगी। और इसी डायरेक्शन में बनाने के लिए उसको अपने अंदर फिर से क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ को सेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करना पड़ेगा ताकि करंट फ्लो करे। और जैसे करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बनेगी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी। क्लियर है ये बात? तो करंट क्यों बना? कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल को अपनी बनानी थी ताकि वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो चेंज है उसको अपोज कर सके। क्लियर हुई ये बातें? ठीक है। तो इन सारी बातों को फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया। फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए ना ये? ठीक है, फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए, उसके कई इसने 3-4 अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे ने। ठीक है, इसी चीज के ऊपर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो थी, सेकंड एक्सपेरिमेंट ये था उसका फैराडे का। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी लिखते हैं अपन। ठीक है, व्हेन द मैग्नेट comes closer to the coil, then change in magnetic flux, change in magnetic flux, तब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ठीक है, और सो द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, सो द गैल्वेनो shows deflection। ठीक है, सेकेंड, when the magnet place inside the coil, then no change in magnetic flux, so galvano show null deflection। ठीक है, गैल्वेनो ने तभी डिफ्लेक्शन शो करनी है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, थर्ड, व्हेन द मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द coil, then again change in
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गैल्वेनो shows deflection but in opposite order, but in opposite direction. क्लियर है ये बात? ठीक है, लिख लिया? ठीक है, अब आते हैं फैराडे के जो दोनों लॉज दिए इसने इस बात के ऊपर। ठीक है, कि ये कहानी तो समझ में आई क्या? लिख लिया बेटे? कर दूं रेज, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये कहानी तो समझ में आई कि करंट किसकी वजह से बना? फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। जब आप पास लेके आ रहे हो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, जब आप दूर लेके जा रहे हो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कोयल के अंदर हलचल होती है, एक ईएमएफ सेटअप होती है, करंट इंड्यूस होता है, करंट बनना शुरू हो जाता है। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इंक्रीज और डिक्रीज होने को आप बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। क्लियर है? और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इस धरती के ऊपर कोई ना कोई क्या होगा? प्रकट होगा। प्रकट कौन होगा उस धरती के ऊपर? इलेक्ट्रिक करंट प्रकट होगा, है ना? कौन सा? इंड्यूस करंट जिसको बोला गया। ठीक है, तो जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक एक शक्तिमान जरूर पैदा होगा। ठीक है, तो आइए, शक्तिमान बन गया था यहाँ पर, इंड्यूस करंट आ गया था। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर। फैराडे ने पहली बात अपना दो लॉज दिए और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? फैराडे फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ क्या था? हाँ जी, व्हेन देयर इज अ change in when there is a change in magnetic flux linked with a closed coil, then EMF is induced। तब क्या होगी? EMF क्या होगी? इंड्यूस्ड होगी। और स्पेशली एक बात देखो, मैंने ये लिखी है क्लोज कोयल। ओपन कोयल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कोयल बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज कोयल के अंदर क्या होगा? जब जब फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज कोयल, देन EMF इज इंड्यूस्ड। तब EMF क्या होगी? इंड्यूस होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, सेकंड उसने लॉ क्या दिया? फैराडेज सेकंड लॉ। दूसरी उसने बात क्या बोली? ठीक है, कहता है कि जितना ज्यादा आप चेंज करोगे EMF के अंदर, ठीक है, क्या कि जितना ज्यादा EMF का सिंबल ये रहता है, ठीक है, इसको E बोल देते हैं। E इज इक्वल टू माइनस d∅b बाय dt। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी लगाऊं, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का मतलब समझते हो ना कि अगर EMF इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। डायरेक्टली का मतलब ये होता है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड लॉ क्या कहता है? हाँ जी, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, लिख लिया? नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो कर रहा है? ठीक है, तो लिखिए हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट EMF always oppose the change in
ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि ईएमएफ हमेशा क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ये नहीं चाहता कि इसके अंदर कोई चेंज आए। जो भी चेंज आएगा अगर इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये उसको अपोज करेगा, नहीं होने देगा। डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो भी ये उसको अपोज करेगा। इंक्रीज करेगा तो करने नहीं देना, डिक्रीज करेगा तब भी उसको नहीं करने देना, डिक्रीज भी, मतलब अपने अंदर हर चेंज को अपोज करता है। नेगेटिव साइन ये शो करता है। और ईएमएफ जिससे बनती है उसी को ही ये अपोज करती है। ईएमएफ किससे बनी, ईएमएफ बनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, और ये उसी को ही अपोज करती है। ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या चीज, एक मेन बात क्या बताता है कि जितना जल्दी आप यहां पर चेंज करोगे, जितना जल्दी आप फ्लक्स में चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जितना फास्ट आप चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ बनेगी और उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। आप देखते हो ना इलेक्ट्रिक जनरेटर जब चलता है तो अगर वो धीरे धीरे चल रहा है तो बल्ब भी डिम जलता है, उसके अंदर ग्लो करता है वो। लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो क्या होता है, बल्ब भी ऐसे ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है। और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो बल्ब भी धीरे धीरे डिम होता जाता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ये। तो यही बात वो कहता है कि जब फ्लक्स में ज़्यादा जल्दी चेंज आएगा तब ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगी, कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया इसका सेकंड। मतलब एक कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कॉइल और मैग्नेट के बीच में जितना जल्दी रिलेटिव मोशन होगा उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ होगी। ठीक है, उसकी एक ऑब्जर्व क्या था कि उसने क्या बोला कि अगर देखो, या तो आप क्या करो कि मैग्नेट को फिक्स कर दो, मैग्नेट को फिक्स कर दो और कॉइल को मूव करवाना शुरू कर दो, या फिर आप कॉइल को फिक्स कर दो, मैग्नेट को मूव करवाना शुरू कर दो, या दोनों को एक दूसरे कोरस्पॉन्ड मूव कराओ। तो इसको बोला गया रिलेटिव मोशन, कि जब जब रिलेटिव मोशन इंक्रीज होगा, ठीक है, बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, तब तब क्या बनेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, अभी ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। ठीक है, अब इस ईएमएफ की डायरेक्शन, अब ईएमएफ की बनने की वजह से जो करंट बना इसके अंदर, करंट इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन कौन सी थी, इसके ऊपर आगे भाई साहब किसने बताया, लेंजिस ने। ये एक साइंटिस्ट हुए लेंजिस। ठीक है, इन्होंने अपना एक लॉ दिया। क्या बोला, हाँ, इन्होंने पूछा गया कि हाँ चलो, जब आप कॉइल को, ये मैग्नेट को पास लेके आते हो तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस तरफ करता है, और जब दूर लेके आते हो तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसा क्यों, तो इसके बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में इंड्यूस करंट की वो बताया। या मैं बोल दूं ईएमएफ की किस तरफ बनी, उसकी डायरेक्शन बताई लेंजिस लॉ ने। ठीक है, तो लेंजिस लॉ को समझने से पहले आपको वो जो क्लॉक फेस रूल था वो थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं मैं, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी लेंथी बनने वाली है। ठीक है, और ऑलरेडी बन भी चुकी है, तो लेकिन एक एक चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब देखो ये लेंजिस क्या था, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, और क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, यही था। ठीक है, तो देखो आपने क्या बोला, ईएमएफ हमेशा चेंज करती है, सॉरी ईएमएफ हमेशा अपोज करती है अपने चेंज को। ठीक है, कि अगर ये नॉर्थ पास आएगा तो पास आने नहीं देना, पास आने नहीं देना है इसको, कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करना है। और जब पास आने नहीं देना तो आगे से नॉर्थ पोल ही तो बनेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। क्लियर है, तो जब पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अपोज करेगी उसको, नहीं आने देना भाई, जा दूर। तो आगे से कौन सा पोल बना देगी, नॉर्थ पोल बना देगी। और नॉर्थ का मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी कॉइल में चलनी शुरू हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। और अगर मैं इस कॉइल का, अगर मैं साउथ पोल पास ले आऊं, नॉर्थ दूर, साउथ को अगर लेके आऊं पास, तो साउथ बन गया, तो भाई मैंने तो आने नहीं देना। अगर साउथ पास आएगा तो उसको अपोज करने के लिए आगे से कौन सा पोल बना देगी कॉइल के अंदर, ईएमएफ साउथ पोल। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। समझ गए इस बात को, कि जो भी पोल पास आएगा तो उसका सेम पोल आगे बन जाएगा कॉइल के अंदर। ठीक है,
क्योंकि उसने ईएमएफ ने क्या करना है, अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करना है। अगर नॉर्थ पास आएगा तो फ्रंट के आगे क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और करंट की डायरेक्शन नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलनी शुरू हो जाएगी। और अगर पास में कौन सा आता है, साउथ आता है, तो आगे भी कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज बन जाएगी। पास आएगा तो आने नहीं देना, तो अपोज सेम पोल बना देगा। जाएगा तो जाने नहीं देना। जाने नहीं देना मतलब क्या हुआ कि जब आप मान लो नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो, जाएगा तो जाने नहीं देना, उसको अट्रैक्ट करना, भाई ना आ जा, है ना। तो क्या करेगी, उसका अपोजिट पोल बना देगी, क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ बना देगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। फिर से बताता हूं, नॉर्थ पास आएगा तो आने नहीं देना, आगे से नॉर्थ बना देगी। दूर लेके जाओगे तो जा रहा है तो जाने नहीं देना, तो साउथ बना देगी। पास आई नॉर्थ बना, दूर गई साउथ बना, पास आई फिर से नॉर्थ, दूर गई साउथ। क्लियर है, नॉर्थ साउथ कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज। ठीक है, समझ गए ना इस बात को। तो ये डायरेक्शन बताई लेंजिस लॉ ने। ठीक है, कहता है जिस तरफ चल रहा है करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ है क्लॉकवाइज, अगर करंट की डायरेक्शन के क्लॉकवाइज, तो लेंजिस लॉ क्या था, राइट हैंड थंब रूल था। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो आपकी कर्ल फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ किस तरफ बनी। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ऐसे, तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अगर इस तरफ है तो इस तरफ। ठीक है, जैसे मेरे पास ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग के अंदर, कॉइल के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, तो मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रख दूंगा, तो मैग्नेटिक जो ईएमएफ है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये लो जी, इस तरफ करंट की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर को रखा, थंब मेरा किस तरफ चला गया, इस तरफ, तो ईएमएफ इस तरफ बनेगी। क्लियर है बेटे, समझ गए इस बात को। ठीक है, तो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी अपनी फिंगर को रख देना है, और थंब को रख देना इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। तो ये है लेंजिस लॉ। इसके अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट याद रखना आप, क्या क्या याद रखना है, आएगा तो आने नहीं देना, आने नहीं देना, समझ गए। जाएगा तो जाने नहीं देना, आएगा तो आने नहीं देना, जाएगा तो जाने नहीं देना। मतलब आएगा तो कोई भी पोल पास लेके आओ, सेम पोल आगे से बना देना है, आएगा तो आने नहीं देना। जाएगा जब जाने लगेगा तो अपोजिट पोल बना देना है। ठीक है, जाएगा तो अपोजिट पोल। ठीक है, समझ में आ गया लेंजिस लॉ। ठीक है, लेंजिस लॉ, इसके बारे में आप लिख सकते हो लेंजिस लॉ के बारे में। दिस लॉ shows the direction of induced EMF। ठीक है, और कैसा लॉ था ये, क्या बताता था इसके अंदर, हाँ जी, हाँ जी, कैसे क्या बताता था, राइट हैंड थंब रूल इसने यूज किया लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर जो राइट हैंड थंब रूल है क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, हाँ जी, कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, करंट, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर अब बात करेंगे, और यही उसका मेन सारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अगर आपको एक एक चीज़ बेटे अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी मार खाओगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बैठो या आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर मेरा इस लेक्चर को आपने सीरियसली एक एक चीज़ को समझा तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी मार खाओगे। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।